नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पूरा पाषाण काल की हमने आपको पूरे लेक्चर बताए थे। उसी क्रम में पाषाण काल का दूसरा भाग लेकर के आया हूं, जिसमें मैं कुछ जो पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बताया था, उसी की हल्की सी जानकारी देकर के आगे बढ़ता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था कि मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति, ये मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ये अफ्रीका महाद्वीप में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव की पहली उत्पत्ति मानी गई। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा मानव? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। थेकस स्थिति दयनीय थी। मानव घुमक्कड़ था। घुमक्कड़। शिकार करके जीवन यापन करता था। शिकार करके जीवन यापन करता था। औजार बहुत बड़े थे। पहला औजार हस्तकुठार। हस्तकुठार। मानव केवल उपभोक्ता था। उपभोक्ता। समूह में निवास नहीं करता था। समूह में निवास नहीं करता था। आग से परिचित था और प्रयोग नहीं जानता था।
नहीं। तो पुरापाषाण काल में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। ये उत्पत्ति कहां पर हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा मानव था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। स्थिति कैसी थी मानव की उस पीरियड में? दयनीय स्थिति थी। मानव यायावर था, घुमक्कड़ था, मतलब घूमता रहता था, शिकार करके जीवन यापन करता था, अकेला ही घूमता रहता था और वो शिकार करता था, शिकार करके जीवन यापन करता था। उसके जो औजार हुआ करते थे तो बहुत बड़े हुआ करते थे, ये बड़े औजार हुआ करते थे। इन औजारों से वह शिकार करता था और पहला औजार जो था वह हस्तकुटार था। वह केवल उपभोक्ता था, मानव उत्पादन नहीं करता था, केवल शिकार करता था और खा लिया करता था, पैदा नहीं करता था कुछ भी। समूह में निवास नहीं था, अकेला ही घूमता रहता था, जहां थक जाया करता था वहीं पर वो सो जाया करता था, लेकिन आराम करने लग जाता था वहीं पर, लेकिन निवास नहीं, ये कोई समूह में निवास नहीं था उसका। आग से परिचित था, प्रयोग नहीं जानता था। मतलब पुरापाषाण काल में ही मानव आग से तो परिचित हो गया था, लेकिन वह उसका प्रयोग नहीं जानता था, इसका क्या यूज है। तो ये नवपाषाण काल में इसका यूज संपूर्ण तरीके से यूज करना सीखा है मानव। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पाषाण काल, समूह में रहना प्रारंभ किया। समूह में रहना प्रारंभ, यायावर था। इससे पहले हमने देखा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है अकेला ही रहता था और यहाँ पर समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। यायावर था, वहां पर भी यायावर था, लेकिन वो अकेला ही घूमता रहता था। अब यहाँ पर समूह में रहकर के घूमता है, घुमक्कड़ है, अभी भी उसका स्थायी निवास नहीं है। यहाँ पर नवपाषाण काल में स्थायी निवास मिलेगा उसके लिए। पालतू पशुपालन शुरू किया। और पालतू पशु बनाया सबसे पहले कुत्ता। औजारों का आकार छोटा। छोटा, औजारों के आकार के आधार पर इसको सूक्ष्म पाषाण व माइक्रोलिथ भी कहते हैं। मृतक संस्कार परिपाटी शुरू हुई। इस युग को भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण भी कहा जाता है।
तो पुरापाषाण काल में आपने देखा कि मनुष्य अकेला रहता था। मध्य पाषाण में आते हुए उसने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य अभी भी यायावर टाइप नहीं था, घुमक करता, पहले अकेला ही घूमता रहता था, अब समूह के साथ में घूमना शुरू कर दिया था। 8-10 मानव मिल जाया करते थे और समूह बना लिया करते थे। उसके बाद में वह घूमते थे और अपनी शिकार कर लिया करते थे। पशुपालन प्रारंभ किया इसी पीरियड में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ कर दिया था उसने। और पहला पालतू पशु जो बनाया था वो कुत्ता बनाया था। औजारों का आकार छोटा कर दिया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि औजारों के आकार के आधार पर ही हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहाँ पर औजार थोड़े छोटे होने लगे, जिनको हम सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथस भी कहते हैं। वहीं इस पीरियड में संस्कार, मृतक संस्कार परिपाटी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पहले जो मानव रहता था पुरापाषाण काल में, तो वो अकेला ही रहता था, तो उसके अंदर कोई भी प्रेम भावना नहीं था। लेकिन जब वह मानव समूह में रहना शुरू कर दिया, और जब कोई समूह में रहेगा तो उसके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। तो प्रेम की भावना जागृत हो गई तो उनमें से जो मनुष्य होते थे समूह में, उनमें से किसी एक मनुष्य का शिकार हो जाया करता था या किसी कारणवश वह मृतक हो जाया करता था। तो जो समूह के अन्य सदस्य जो हुआ करते थे उनको इसका दुख हुआ करता था, और दुख होता था तो वह अपने मृतक मानव का मृतक संस्कार करना शुरू कर दिया था। ये मृतक संस्कार की परिपाटी शुरू कहां से मानी जाती है? मध्य पाषाण काल से ही मृतक संस्कार शुरू माना जाता है। इसी के आधार पर इस इतिहास, इस चरण को, मध्य पाषाण काल को भारतीय इतिहास का संक्रमण कालीन चरण भी कहते हैं। तो भारतीय इतिहास का संक्रमण कालीन चरण किसको कहते हैं? वह मध्य पाषाण काल को। हवा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार, स्थायी बसावट, कहां से साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। कृषि का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, तांबे का प्रयोग, पहली धातु, पहली धातु, मृदभांड, का प्रयोग, मतलब मिट्टी के बर्तन, खाद्य संग्राहक,
उत्पादक एवं उपभोक्ता। उपभोक्ता तो नवपाषाण काल में क्या है? तो नवपाषाण काल में जब स्थायी बसावट शुरू कर दी, कृषि का प्रारंभ शुरू कर दिया, तो पहिए का आविष्कार हो गया। तो उसकी जरूरत पड़ी, आवश्यकता आविष्कार की चलनी होती है, तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया, और तो स्थायी बसावट भी हो गई, तो उसको अपने जगह पर ले जाने के लिए भी तो वाहन चाहिए, तो पहिए का आविष्कार किया। तांबे का प्रयोग किया, मतलब नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग, वो मानव ने सबसे पहली धातु जो थी वह तांबा थी, जिसका प्रयोग किया। मृदभांड का प्रयोग, अब मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों का उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मानव नवपाषाण काल में आग का आविष्कार कर लिया था मानव ने, तो आग का प्रयोग करना सीख गया था। तो आग से अब क्या, जो पहले कच्चा मांस खाया करता था मानव, और वह आग में भून करके पका करके खाने लगा। जब वो मांस को पकाएगा, भूनेगा, तो उसके लिए कुछ बर्तन चाहिए, तो उसके लिए उसने किसका प्रयोग किया? मृद भांडों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तनों में ही उसने मांस को पकाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ खाद्य संग्राहक बन गया। खाद्य संग्राहक मतलब जो खाद्य पदार्थ थे, उसने खेती का प्रारंभ कर दिया। अब तक हमने देखा था, पुरापाषाण काल हो चाहे मध्य पाषाण काल हो, मनुष्य जो है वो यायावर टाइप का था। वो जहां जब उसे भूख लगती थी तभी वो शिकार करता था, और शिकार करके खा लिया करता था। उसे भविष्य का कोई मतलब नहीं है, पेट भर गया, उसे कोई शिकार की जरूरत नहीं है। लेकिन नवपाषाण काल में जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ, तो उसने अपनी जो कृषि होती थी या अन्य आवश्यकता वस्तुएं होती थी, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। संग्राहक, खाद्य संग्राहक। अब ये खाद्य संग्राहक किसमें इकट्ठा करेगा? मृदभांडों में, मिट्टी के बर्तनों में वह अपने अनाज वगैरह को रखना शुरू कर दिया उसने। उत्पादक एवं उपभोक्ता, देखिए यहाँ नवपाषाण काल में उत्पादक बन गया मानव और उपभोक्ता ही बन गया। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? पुरापाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो, केवल मानव उपभोक्ता था, जहां जाता था
जब जरूरत होती थी तो शिकार कर लिया करता था और खा लिया करता था, उसे कोई भी पैदा करने की जरूरत नहीं थी कुछ भी चीज। लेकिन यहां आकर के नप्पा साल काल में आकर के मानव खुद पैदा करना शुरू कर दिया, उसने कृषि का आविष्कार हो गया, कृषि का प्रारंभ कर दिया उसने कृषि करना। तो वो क्या हो गया, कृषि का खुद उत्पादन पैदा कर रहा है, वो उत्पादन करके फिर उसको खा रहा, उपभोक्ता हो गया। तो ये है आपका नवपाषाण काल। कालीन स्थल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और इनके साक्ष्य कहां कहां से मिले हमारे लिए, वह स्थल कौन कौन से हैं, यहां से हमें साक्ष्य मिले। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा साक्ष्य, कौन सी चीज कहां से प्राप्त हुई है, तो मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसे देखिए। तो पहला है पुरापाषाण कालीन स्थल। शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक भीमबेटका की गुफा से, मध्य प्रदेश में है ये। बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेलन घाटी वाला। यहां से हड्डियों से निर्मित देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां से? बेलन घाटी मिर्जापुर से। क्या प्राप्त हुआ है? प्रतिमा। कब की है ये? पूर्व और निम्न पुरापाषाण काल की है। अगला है डीडवाना राजस्थान। राजस्थान कहां पर है? नागौर। ये डीडवाना राजस्थान नागौर में पड़ता है। थार मरुस्थल का भाग है ये। ये स्थान भी पूर्व और निम्न पुरापाषाण कालीन है। अगला साक्ष्य मिला है हमें कश्मीर से।
अगला साक्ष्य मिला है सोहन नदी घाटी से। तो देखिए पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। शिवालिक पहाड़ियों से साक्ष्य मिले हैं, भीमबेटका की गुफा से साक्ष्य मिले, मध्य प्रदेश में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, हड्डियों से निर्मित एक देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड्डियों से निर्मित देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, बेलन घाट से प्राप्त हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। और यह देवी की प्रतिमा जो है तो पूर्व निम्न पुरापाषाण काल की है, क्योंकि पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो ये निम्न पुरापाषाण काल मतलब पूर्व निम्न पुरापाषाण काल की है। और डीडवाना के राजस्थान से के नागौर जिले से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये डीडवाना जो है थार मरुस्थल का ही एक भाग है, जो कि यहाँ से भी जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो भी निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कश्मीर से भी साक्ष्य प्राप्त हुए और सोहन नदी घाटी से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा नहीं है, तो उनमें से ये स्थल हैं, बाकी ना हो तो वह आपका आंसर होगा। नवपाषाण कालीन स्थल कहां से, एक तो बागौर, ये राजस्थान में पड़ता है, जिला भीलवाड़ा। आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां से इन दोनों स्थानों से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम पशु देखिए ऐसे याद रखिए, आदि मानव ने पशुपालन बाग में प्रारंभ किया। इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये कि आदि मानव ने पशुपालन कहां से शुरू किया था, बाग में प्रारंभ किया था। तो बागौर और आदमगढ़, आदि मानव मतलब आदमगढ़, और पशुपालन बागौर बाग से प्राप्त किए। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पशुपालन के साथ कहां से मिले, बागौर, बाग मतलब बागौर, और आदि मानव मतलब आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सांभर झील, सांभर, ये भी राजस्थान में है। यहां से प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए सांभर, सांभर झील है राजस्थान में, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ये खारे पानी की झील है। तो यहां से में क्या प्राप्त हो रहा है, वृक्षारोपण के साक्ष्य। अब खुद भी सोचिए कि वृक्षारोपण जो होगा वो तो या तो कोई झील के आसपास होगा या नदी के आसपास होगा, यहीं पर होता है नदी के आसपास, जब झील के आसपास। तो सांभर क्या है, एक झील है, इस जगह का नाम है राजस्थान में, लेकिन ये सांभर झील भी तो है, खारे पानी की झील। तो वहां से हम याद कर, इससे हम क्या है याद कर सकते हैं कि याद करने की ट्रिक होती है ये। तो सांभर राजस्थान से वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरान बिहार,
यहां से हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों से निर्मित तो देखिए नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? बागौर है, आदमगढ़ है, सांबर है और चिरांद है। अब बागौर और आदमगढ़ से क्या है? प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। याद रखने के लिए हमें आदि मानव ने पशुपालन बाग में प्रारंभ किया। सांबर गिर राजस्थान में, यहाँ से हमें प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। तो वृक्षारोपण ज्यादातर नदी और झीलों के आसपास ही होता है। सांबर एक झील है खारे पानी की। चिरांद बिहार, यहाँ से हमें हड्डियों से निर्मित औजारों के साक्ष्य मिले कि मतलब अब तक जो मानव जो था किसके औजार बना रहा था? पत्थरों के औजार बनाता था। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते चिरांद बिहार से हड्डियों से निर्मित औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमने देखा था कि पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में औजार किसके बनाए जा रहे थे? पत्थरों के बनाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम नवपाषाण काल में आते हैं तो कुछ औजार हमें हड्डियों से भी निर्मित प्राप्त हुए हैं। और वह कहां से प्राप्त हुए? चिरांद बिहार से प्राप्त हुए हैं। जबकि हमने देखा मध्य पाषाण काल में तांबे की भी खोज हो चुकी है। नवपाषाण कालीन स्थल, आज दोस्तों बार बार लाइट जाने से बार बार दिक्कत हो रही है। तो नवपाषाण कालीन स्थल कहां कहां से साक्ष्य मिले हमारे लिए? सबसे पहला स्थल जो है 1860 ईस्वी में लेमने सूर्यर ने टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया था। तो नवपाषाण कालीन का सबसे पहला स्थल किसने प्राप्त किया था? लेमने सूर्यर ने प्राप्त किया था 1860 ईस्वी में। कहां से? टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया। वही है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ स्थित है कोल्डी हवा? बेलन घाटी में स्थित है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहाँ से हमारे धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। अब देखिए कैसे याद रखेंगे हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये कि कोल्डी हवा, कोल्डी माने ठंडी, ठंडी हवा। और ठंडी हवा धान की खेती, आपने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है तो अधिकांश बरसात के दिनों में धान की खेती होती है। और धान की खेती जब बरसात के दिनों में होती है तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। ठंडी ठंडी हवा चलती नहीं चलती है? तो आप समझ लीजिए कि कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा है तो क्या है? धान की खेती हो रही है। तो कोल्डी हवा से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। वही चौपानी मांडो और महागरा से किसके प्राप्त साक्ष्य मिले हमारे लिए? अन्न चावल के संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। मैंने बताया था नवपाषाण काल में मानव जो है अन्न को संग्रहण करना सीख गया था, मृदभांड का आविष्कार कर लिया था, तो वो अन्न के लिए इकट्ठा करता था। लेकिन इसके साक्ष्य कहां से मिले हमारे लिए? कि चौपानी मांडो और महागरा से प्राप्त मिले हैं कि यहाँ से चावल के अन्न के संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान से है, ये बोलन नदी घाटी के किनारे स्थित है मेहरगढ़। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण कालीन? तो ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और साथ ही गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, भैंस के साक्ष्य मिले हैं और स्थायी बसावट के साक्ष्य मिले हैं। मैंने बताया था कि नवपाषाण काल में मानव ने अपने क्या किया था? स्थायी बसावट करना शुरू कर दिया था मानव ने। तो मानव ने स्थायी बसावट शुरू कर दी। तो अब देखिए यहां पर अब एक याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि खुदा मेहरबान है। तो खुदा मेहरबान है तो क्या होगा भैया? जिसमें खुदा मेहरबान है तो ये कृषि भी अच्छी तरह से होगी, उसकी खेती अच्छी तरह से होगी, जिसमें गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी और भैंस वगैरह भी अच्छी तरीके से दूध वगैरह देंगी, भैंस गाय वगैरह। स्थायी बसावट, घर मकान भी उसका होगा। तो मेहरबान है, खुदा मेहरबान है। तो वहां पर पहले आज की तरह पहले की नौकरी तो कर नहीं रहा था मानव, ना ही फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। उसका व्यवसाय क्या था? खेती थी, कृषि थी। और जब खेती कृषि अच्छी होगी तो उसमें खुदा मेहरबान है। खुदा मेहरबान है तो उसकी खेती भी अच्छी होगी, भैंसें दूध भी देंगी और गेहूं की अच्छी तरह से फसल होगी। और मानव अपने जो अब तक इधर उधर घूमता रहता था वहां का घर मकान भी होगा, स्थायी बसावट
तो इस तरह से आपको मेहरगढ़ से इसको प्राप्त याद कर सकते हैं। साक्ष्य है गुरजौन। गुरजौन कहां पड़ता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। होम माने होता है आपका घर, आवास। तो वैसे अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें पूरे का, शाब्दिक होता है जन्म स्थान। यहां से प्राचीनतम आवास के साक्ष्य मिले हैं हमारे लिए, प्राचीनतम गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मतलब गड्ढों के नीचे। आवास या भूमि के नीचे आवास। आवास देखिए, होम माने क्या होता है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, कुछ भी देंगे वैसे बस याद करने की एक चीज बनाई हुई है। होम माने होता है घर। तो घर, अब देखिए जन्म स्थान, व्यक्ति का जन्म घर पर ही होगा। और होम माने घर, तो बुद्ध में क्या प्राप्त हो रहा है? गर्तावास। गर्त मतलब गड्ढा, वास मतलब आवास, गर्त में आवास। तो आवास माने घर। तो हमें बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। होम माने घर, आवास। तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक। गुप्तराल, गुप्तराल जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। गुप्तराल का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए ये गुप्तराल, एक तरह से इसे मान लीजिए गुफा और यहाँ गुफा, तो इससे आप मैच कर सकते हैं कि गुप्तराल का शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्तराल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कुम्हार की गुफा। कुछ इंपोर्टेंट नोट हैं जिनको मैं आपके सामने बता रहा हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहला नोट कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम हस्त कुठार हैंडेक्स नामक औजार बनाया गया। तो आदि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था? तो वो औजार बनाया गया था हस्त कुठार, हैंडेक्स औजार बनाया गया था। और ये औजार कहां से प्राप्त हुआ है और कब प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में। और कहा? कर्नाटक। कर्नाटक का एक स्थान पड़ता है पल्लवरम नामक स्थान। पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ था ये औजार। कौन सा? हस्तकुठार हैंडेक्स औजार। अब ये किसको प्राप्त हुआ था, किसने खोजा था इस औजार के लिए? तो देखिए किसने खोजा था? ये खोजा था रॉबर्ट ब्रसफुट ने। रॉबर्ट ब्रसफुट द्वारा ये औजार खोजा गया था। अगला नोट है कि भारत में होमो इरेक्टस मानव के साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से मिलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट नोट है ये। तो भारत में होमो इरेक्टस नामक मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सभी मानवों के बारे में बताया था। तो उसमें आप देखिए मेरी पुरानी वीडियो जा करके, उसमें मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है। उस पिक्चर में होमो इरेक्टस नामक मानव की भी पिक्चर है। तो ये हमें कहां से प्राप्त हुआ था? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। कहां? भारत में। और अगला नोट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये भी, कि 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने
सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी नर्मदा घाटी नदी के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त की थी। तो मतलब सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव मैंने आपको बताया था। प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था? जो लिखाई से बिल्कुल अपरिचित था, लिखाई से अपरिचित था और उसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं हमारे लिए। तो उस समय का जो मानव था उसके साक्ष्य किसको मिले हैं? अरुण सोनकिया को मिले हैं। कब मिले थे? 1982 ईस्वी में मिले थे। अब ये मानव कौन सा था? प्रागैतिहासिक मानव था। और क्या साक्ष्य मिले इस प्रागैतिहासिक मानव के? इसके साक्ष्य हमें खोपड़ी मिली है। इसकी क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। कहां से मिली है? ये नर्मदा नदी घाटी है, वहां से एक स्थान है हथनौरा, हथनौरा नामक स्थान से ये हमें साक्ष्य मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो एग्जाम की दृष्टि से पीजीटी में और पीजीटी में ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है? पूर्व पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पूर्व पुरापाषाण पाषाण काल के लिए हमने इसमें मैंने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के लिए तीन भागों में बांटा गया था। पूर्व पुरापाषाण से निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल कहते थे। तो पूर्व पुरापाषाण जिसे निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं, उसके उपकरणों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो चापर चापी, जिसके लिए हम पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, चापर चापी और पेबुल संस्कृति, इसी को हम सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा है हस्तकुठार संस्कृति। हस्तकुठार संस्कृति जिसके साक्ष्य हमें मद्रास से मिलते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मद्रास से मिलते हैं। पेबुल संस्कृति है, ये इसको सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो उपकरण प्राप्त हुआ वो पंजाब की सोहन घाटी, पाकिस्तान में पड़ती है, ये वहां से प्राप्त हुआ था। ये सोहन घाटी पंजाब प्रांत एक इंडिया में भी पड़ता है, पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो वहां से ये प्राप्त हुआ था सोहन घाटी से, इसीलिए इसको हम सोहन घाटी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और ये उपकरण सर्वप्रथम कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? सोहन घाटी से। ठीक है, कब? 1928 में। अब किसको प्राप्त हुआ था? ये किसने खोजा था ये उपकरण? तो ये खोजा था D.N. वाडिया ने। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो कुछ शब्दावली है जिनके ज्यादातर एग्जाम में मतलब अर्थ पूछा गया है। तो ऐसे ही मैंने आपको अभी ये संस्कृति के बारे में बताया, वर्गीकरण किया गया था उपकरणों का। तो उसमें जो पेबुल है, पेबुल पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हुए पत्थर के टुकड़े। मतलब क्या होता है कि जब पानी बहता है नदी में, तो नदी घाटी अभी मैंने बताया यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो जो पानी के साथ में पत्थर बह करके जाते हैं, तो पत्थर बह करके जाते तो एक दूसरे में टकराते हैं, और उसके कारण वो पत्थर कुछ तो गोल मटोल हो जाते हैं और कुछ सपाट हो जाते हैं बिल्कुल। तो उनको क्या कहा जाता है? पेबुल। इनके लिए भी मानव जो है औजार के रूप में प्रयोग करता था। वहीं एक है चापर। चापर आपने देखा हो गंडासा, गंडासा जिससे कि आपने गांव में देखा हो, तो वो खेतों में काटते हैं, जिससे खेतों में कुछ या वो जो होता है पेड़ पौधे होते हैं उनको काटते हैं, इस आकार का बना होता है, आपने देखा हो। तो ये क्या होता है? गंडासा। पेबुल, ये पेबुल क्या है कि जो रगड़ खा करके गोल मटोल पत्थर हो जाते हैं या सपाट हो जाते हैं, उनको भी औजार के रूप में प्रयोग करता था मानव। और चापर जो है वो जो पेबुल होते थे, पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक ही ओर पलक निकालकर धार बनाई जाती थी। मतलब जो ये एक तरह सपाट पत्थर होता था, सपाट पत्थर को एक तरफ उसके सपाट पत्थर एक तरफ फलक बनाई जाती थी और फलक बना करके उसकी धार बना दिया करते थे। ऐसे ये आकार है, इस तरह से एक तरफ उसकी धार बना दी, सपाट पत्थर है तो यहाँ से वो धार बना दिया करते थे। इसको भी औजार के रूप में प्रयोग करते थे, जिसके लिए चापर कहा गया है।
नहीं, चापिंग क्या है? चापिंग एक तरह से खंडक होता है। आपने बहुत सारे सीरियलों में देखा होगा कि राक्षसों के पास खंडक होता है, खड़ा होता है तो एकदम मार देते हैं, तो उस तरह का ही वो खंडक, इसको चापिंग कहा जाता है। ये क्या है? टेबल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। मतलब टेबल आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्या है, गोल मटोल या सपाट पत्थर, और उसी से सपाट पत्थर से चापर बनाया गया, उसी से चापिंग बनाई गई है खंडक। मतलब उसमें क्या था कि एक तरफ धार बना जाती थी चापर में,